जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2025 उसका रिजल्ट सामने आ गया। ज्यादातर एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो उससे डिससैटिस्फाइड है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग कोचिंग की के साथ अपने आंसर्स वेरीफाई किए थे, टैली किए थे और उनका स्कोर 105 पहुंच रहा था। कट ऑफ कितनी गई है अभी उस पर तो कमेंट नहीं किया जा सकता, बट यस, वो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। अब जब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लग जाते हैं आपके ऊपर, आपकी तैयारी के ऊपर। इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो रेज करते हैं वो कई बार एक्सटेंडेड फैमिली या फिर आपके क्लोज विसिनिटी में जो आपकी क्लोज फैमिली है वो आपके ऊपर सवाल उठाने लग जाते हैं, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठने लग जाते हैं, आपकी तैयारी के तरीके के ऊपर क्वेश्चन उठने लग जाते हैं। अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उससे कहा जाता है यार तू सेल्फ स्टडी कर रहा था, इस वजह से तेरा नहीं हुआ, तुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। बहुत सारे सवाल उठते हैं एंड आई टोटली कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, पहला प्रीलिम्स दिया था, वो क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो मैंने यूपीएससी की तैयारी का जो लो होता है वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया क्योंकि मैंने खुद उसे फेस किया। कोई इस बात को कंसिडर नहीं करता कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, दिन और रात एक किया, नींद पूरी नहीं हुई आपकी, आपने फेस्टिवल्स को मिस किया, आपने फ्रेंड सर्कल अपना रिस्ट्रिक्ट कर लिया, आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है, आप एक कमरे में बैठ के दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, उसको कोई कंसिडर नहीं करता। यू आर टर्म्ड एज अ फेलियर, कह दिया जाता है शायद काबिल ही नहीं है, जबरदस्ती अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। बट डीप विद इन आपको पता होता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपको पता होता है आपने दिन रात एक किया है, आपको पता होती है ये बात, क्योंकि बाकी कोई नहीं था आपके साथ, आप खुद थे उस कमरे में जब आप टेस्ट लगा रहे थे, जब आप सुबह से शाम तक उन किताबों से जूझ रहे थे। शायद उस समय कोई नहीं था, आप खुद थे, और इसीलिए आपको अंदर से पता है कि आपने कितनी मेहनत की है। जो भी टॉपर्स के इंटरव्यू में आपने देखा, जो भी स्ट्रैटेजी सजेस्ट की जाती है, आपने वो सब फॉलो की। आपने अपने स्टैटिक सिलेबस को पढ़ा, आपने टेस्ट सीरीज लगाई, आपने मल्टीपल टेस्ट सॉल्व किए, आपका टेस्ट में स्कोर आ रहा था। इनफैक्ट टेस्ट में नहीं, आप जब प्रीलिम्स का एग्जाम देकर आए हैं, यू आर डेड श्योर कि आप क्वालिफाई करने वाले हैं, आपका एक अच्छा स्कोर बन रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। और उसके बाद जो लो आता है ना, वो वही समझ सकता है जो उस सिचुएशन में रहा हो। मैं रहा हूं इसलिए मैं समझ सकता हूं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी। यह आपकी तैयारी का अंत नहीं है, यह आपकी जर्नी का एंड नहीं है। जर्नी बहुत लंबी है, सिर्फ एग्जाम में नहीं, लाइफ में भी जर्नी बहुत लंबी है। एक चीज याद रखना, ये एग्जाम आपके सक्सेस, आपकी लाइफ में आप कहां तक जाएंगे उसको कभी डिफाइन नहीं कर पाएगा। इट इज जस्ट अनदर एग्जाम। यस, एक पॉइंट पर हमें ऐसा लगता है कि यार यूपीएससी ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। खैर, इतना तो मैं आपको बता दूं, आप काबिल हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आपने अपना पूरा एफर्ट दिया है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू डिजर्व ऑल द सक्सेस, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट ऑल द डिजर्विंग सक्सेस। अगर यहां नहीं होगा ना तो कहीं और होगा, बट होगा जरूर। खैर, फिलहाल अभी बात कर लेता हूं यहाँ की। मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था, वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। मुझे पता था कहीं ना कहीं मैं लाइन पर ही रुका हूं, मतलब एक दो तीन नंबर से मेरा सिलेक्शन रुका होगा। जब रिजल्ट आया, क्योंकि यूपीएससी का तो आप सबको पता है, जो स्कोर पता लगता है वो एक साल बाद पता लगता है, वेट करते रह जाते हैं। और इसीलिए प्रोटेस्ट भी चल रहा है उस चीज को लेकर कि जल्द से जल्द वो आंसर की के साथ कट ऑफ भी रिलीज की जाए और हमें बताया जाए कि भाई कहाँ हमारी गलतियां थी, जिससे हम सेल्फ इवेल्युएट कर पाए, हम तैयारी को और बेटर कर पाए। पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने हार मान ली। मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस में रुक गया मैंने तीसरा अटेम्प्ट दिया, मैंने चौथा अटेम्प्ट दिया। और एक बार प्रीलिम्स ना क्वालिफाई होने के बाद जितनी बार मैंने फिर प्रीलिम्स दिया, मेरा क्वालिफाई। नाउ व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या डिफरेंट किया, कैसे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला, और मैंने मेक श्योर किया कि एक बार जो प्रीलिम्स में वो मैंने नॉट क्वालिफाइड लिखा देखा था, वो मैं लाइफ में दोबारा ना देखूं। और आप भी ये कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अच्छा, स्ट्रैटेजी समझाने से पहले अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी मेंटोरशिप चाहिए, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ करेक्ट करने के बाद कहां पर जाकर आपका सिलेक्शन रुक रहा है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, आप वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो मेरी पर्सनल आईडी है, अंकित सर अंडरस्कोर यूपीएससी।
ठीक है, ये मेरी पर्सनल आईडी है, टेलीग्राम आईडी, आप मुझे यहाँ रीच आउट कर सकते हैं इन केस यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग योर स्ट्रैटेजी, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। आप तैयारी कर रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई गलती कहाँ हो रही है, कहाँ पर मैं गलत जा रहा हूँ, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, इसके साथ साथ मेरी डेली क्लासेस होती है यूट्यूब पर, 12 बजे क्लास हो रही है, 4 बजे क्लास हो रही है, आप वो दोनों क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। तो ये टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल पर मैं सभी क्लासेस का लिंक शेयर कर देता हूँ क्लास से पहले, और इसके साथ साथ मेरी क्लासेस की जो पीडीएफ होती है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो पीडीएफ। तो वो पीडीएफ यहाँ मिल जाएंगी। इसके साथ साथ ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इन केस यू नीड एनी हेल्प स्ट्रैटेजी में, गाइडेंस में, कोई। नाउ व्हाट वेंट रॉन्ग और मैंने कैसे उसे करेक्ट किया। देखिए, सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड कीजिए, प्रीलिम्स एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं जो पहले हमें करने पड़े, ये प्री रिक्विजिट्स हैं, इनके बिना प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता। जिसमें सबसे पहला प्री रिक्विजिट होता है हमारा स्टैटिक सिलेबस। स्टैटिक सिलेबस, स्टैटिक सिलेबस का मतलब है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिर हमारे करंट अफेयर्स तो पैरेलली चल जाते हैं उसके साथ। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है स्टैटिक। स्टैटिक में भी जब आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी का रोल, ज्योग्राफी का रोल, इकोनॉमी का रोल, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कलेक्टिवली ये 5 सब्जेक्ट जो है ये आपको एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चंस देंगे ही देंगे, 60 to 70 क्वेश्चंस। नाउ इन केस पेपर ट्रिकी बनता है, जैसे 2025 में ट्रिकी बना या 2023 की तरह डिफिकल्ट पेपर आ जाता है, तो वहां क्या होता है ना, मुझे 60 to 70 क्वेश्चंस तो मिलने ही है इनसे। अब इन 60 to 70 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट कम से कम 40 सवाल तो ऐसे मैं कंसिडर करके चलूंगा जो मैं कर पाऊंगा, 40 क्वेश्चंस। ये 40 क्वेश्चंस थोड़े इजी लाइन पर होते हैं, थोड़े प्रेडिक्टेबल होते हैं, हमें पता होता है कि भाई यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कौन कौन सी थीम्स ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम उन पर काम करके जाते हैं। सो एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें मिल जाते हैं, जो शॉर्ट होते हैं, जिन्हें हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन केस आप अच्छे से तैयारी करके गए, 40 into 2 80 मार्क्स, इतना तो हम तैयार होकर ही जाते हैं उस एग्जाम हॉल में। कोई भी सीरियस एस्पिरेंट होता है, इतनी बेसिक तैयारी तो उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट यही है कि भाई स्टैटिक सिलेबस जो है इसको अच्छे से कवर करना है। दूसरी चीज जो आती है तैयारी में वो होता है फिर आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का एक बहुत प्राइमरी रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। करंट अफेयर्स आप पहले 1 साल के पढ़ते थे, फिर 1.5 साल तक के आप पढ़ने लग गए। अब क्योंकि यूपीएससी ने 2 साल पुराने करंट अफेयर पूछ लिए, तो लोगों को लग रहा है 2 साल पुराने करंट अफेयर भी पढ़ लो। दैट इज नॉट रेलिवेंट एक्चुअली। हाँ, यूपीएससी ने इस अटेम्प्ट में आपसे 2 क्वेश्चन अगर पीछे जाकर पूछ भी लिए, 2 साल पहले पूछ भी लिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यूपीएससी हर साल वही करने वाली है। हमें सिर्फ यूपीएससी के एक स्टैंडर्ड पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना और उस पर काम करना है। हर साल वो कुछ ना कुछ नया लेकर आएगी, कुछ ना कुछ नया लाने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसी चीज के पीछे भागने लग जाऊं, नहीं। पहले मुझे ये याद रखना है कि यूपीएससी का कोर क्या है, इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मेरा कोर क्या है। माय कोर इज स्टैटिक, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में 1.5 साल तक के, 1.5 ईयर्स तक के करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पहले से नहीं पढ़ते आ रहे, कोई बात नहीं, आप मैगजीन्स के थ्रू उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा। एंड द थर्ड थिंग विच वॉज मिसिंग, जब मैंने पहली बार अपना अटेम्प्ट दिया, जो चीज मिसिंग रही मेरे अटेम्प्ट में वो था थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच वॉज टेस्ट सीरीज। मैंने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। 1 आध 2 टेस्ट देके मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो प्रिपेयर्ड हूं, मैंने तो थ्योरी पढ़ ली है, अब मैं वहां जाके अच्छा परफॉर्म कर दूंगा। जब मैं वहां गया तो मेरे हाथ से खुद मैंने 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक कर दी, गलत कर दिए। या तो मैंने आंसर प्रॉपरली देखा ही नहीं, मतलब थोड़ी बहुत जो यूपीएससी ट्विस्ट करती है क्वेश्चंस में, वर्ड प्ले करती है, मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, या फिर मैंने क्वेश्चन पेपर में तो करेक्ट आंसर लगा लिया, जब मैं ओएमआर शीट में आंसर लगाने गया तो टाइम क्योंकि इतना तेजी से चल रहा होता है, वहां 2 घंटे का टाइम होता है, वो गलती हो गई मेरे से। दोज वर सिली मिस्टेक्स। 5 ऐसे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं क्या हाल हुआ हो। बट टेस्ट सीरीज ना लगाना ये मेरी तैयारी का एक वीक एस्पेक्ट था। नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, मैंने पहले रिकॉग्नाइज किया वेयर डिड आई गो रॉन्ग।
जब तक वो रिकॉग्निशन नहीं होगा, जब तक वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगा, तब तक नेक्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा। तो मैंने वो इंट्रोस्पेक्शन किया कि वेयर डिड आई गो रॉन्ग, और मैंने रियलाइज किया कि मेरा स्टैटिक पोर्शन तो स्ट्रांग है, वो तो मुझे आता है, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे से पढ़ी है, मैं करंट अफेयर्स पूरे साल लेकर चला हूं। द प्रॉब्लम वॉज दिस टेस्ट सीरीज, मैंने वो लगाई नहीं, मैं उसको इग्नोर करता रहा। नेक्स्ट ईयर आई फोकस्ड ऑन टेस्ट सीरीज थरली, मैंने टेस्ट लगाए, जितने टेस्ट मैं लगा सकता था मैंने उतने टेस्ट लगाना शुरू किया, 40, 50, 60। उससे क्या हुआ, उससे मैं बहुत कुछ सीखा उस पेपर को हैंडल करने के बारे में। जैसे मैंने रिकॉग्नाइज किया टाइम मैनेजमेंट, उस एस्पेक्ट को कैसे हैंडल करना है। काफी सारे क्वेश्चंस की शिकायत थी इस बार पेपर को लेकर कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर जो था वो काफी लेंदी था। वो लेंदी इस साल भी था, वो पिछले साल भी था, वो उससे पिछले साल भी था, क्योंकि यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फॉर्मेट यह है कि उसका जो क्वेश्चन पेपर वो सेट करती है वो 42, 43 पेजेस में ही करती है। तो अगर वो पिछले 5-7 साल से 43 पेजेस का ही क्वेश्चन पेपर बना रही है, दैट मीन्स कभी किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं, कभी किसी और के लेंदी हो जाते हैं, बट उसका जो फॉर्मेट है वो तो 43 पेजेस का ही है ना। तो उसी 43 पेजेस में उसे 100 क्वेश्चन फिट करने, सो दैट मीन्स लेंथ तो हर साल इवन है। सो ये हो सकता है वो क्वेश्चंस, उन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस जहां पहले कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आया करते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया करते थे, इस बार थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस को पुटअप किया गया, और इसी वजह से मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व कर रहे होते ना, आप ये रियलाइज करते हो कि आपको किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना और किस में नहीं करना। आप साइकिल्स में पेपर को हैंडल करना सीखते हो। दैट वाज माय लर्निंग। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने काम नहीं किया होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने रियलाइज किया। आप भी जब इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आप भी जब बैठकर देखोगे गलती कहां हुई, वेयर डिड वी गो रॉन्ग, तो आप ये बात रियलाइज करोगे कि कहीं ना कहीं हो सकता है टेस्ट सीरीज में मुझसे गलती हो गई कि मैंने टाइम मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है उसको इग्नोर कर दिया, मैंने नहीं सीखा। ठीक है, तो मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है, स्टेटमेंट्स को जब हम रीड करते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स को जब हम रीड करते हैं तो कैसे उन्हें प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, कैसे यूपीएससी वर्ड प्ले करती है, कैसे मुझे ध्यान रखना है कि वो करेक्ट पूछ रही है, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। आई लर्न ऑल ऑफ दैट, और इस सब ने मुझे फायदा दिया मेरे नेक्स्ट अटेम्प्ट में। इनफैक्ट सिर्फ नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, उससे नेक्स्ट में भी मेरा फायदा हुआ। आप एक बात रियलाइज कीजिए, आपने इस बार पेपर दिया है, मैंने आपसे कहा कि भाई कुछ प्री रेक्विजिट्स जैसे स्टैटिक पोर्शन, हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं प्रीलिम्स की लाइन पर ही रहे हो और लाइन क्रॉस ना कर पाए, इस वजह से आप नॉट क्वालिफाइड की कैटेगरी में आ गए। दैट डज नॉट मीन कि यू आर इनकेपेबल, दैट डज नॉट मीन दैट यू डिड नॉट प्रिपेयर। आपका स्टैटिक पोर्शन तो तैयार है ना, यू आर डन विद दैट। अब आपको करना क्या है, आपको इस स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करते रहना है, आपको उसको छोड़ना नहीं, आपको रिवाइज करना है, जिससे आपकी जो मिस्टेक्स थी, आप जिन चीजों को भूल गए थे, अब वो ना हो। जितना बार हम यूपीएससी के सिलेबस को रिवाइज करेंगे उतना इनहेंस हो जाएगी हमारी तैयारी, वो रिवाइज करना। इसके साथ साथ पूरे साल करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करते चलना है। आप डेली बेसिस पर नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, आप मंथली मैगजीन्स उठा लो, उससे रिवाइज करना शुरू कर दो। अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ रहे हो, जो पीछे वाले महीने चले गए हैं, आप उनकी मंथली मैगजीन्स उठा लो, उससे रिवाइज करना शुरू कर दो। रिविजन और करंट अफेयर्स ये तो हम साथ में अब लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक तो पहले ही कवर हो चुका है, अब तो सिर्फ रिविजन पे फोकस करना। एंड देन फोकस ऑन टेस्ट सीरीज। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने का और कोई तरीका ही नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं आती जो कोई भी घुमा देगा और कह देगा हाँ प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। प्रीलिम्स के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें कवर करने पड़ते हैं, एंड हमें ये भी याद रखना पड़ता है दैट अल्टीमेटली इट इज अ नंबर गेम। 6 लाख एस्पिरेंट अगर उसे अटेम्प्ट करेगा तो 6 में से केवल 14,000 ही ऐसा होगा जो उसको क्वालिफाई कर पाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी जो होगी उसको तो नॉट क्वालिफाइड ही फेस करना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस बार आप नॉट क्वालिफाइड है तो अगली बार भी वही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 14,000 में आप भी आ सकते हैं, आप भी अपनी जगह बना सकते हैं। जब लगातार 3 बार मैं बना पाया तो आप भी बना सकते हैं। बट उसके लिए क्या करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना और खुद को ये भरोसा दिलाना, खुद को याद दिलाना कि यार ऑलरेडी 60 to 70% तैयारी है मेरी। कैसे है, 60 to 70% you are already prepared for the next attempt. You're already prepared. How? Static. ये तो प्रिपेयर्ड है मेरा, मुझे क्या करना है, अभी इसे रिवाइज करना। समझ गए? तो जो टाइम है ना, इसको इन्वेस्ट करो। कैसे इन्वेस्ट करना है, इसको इन्वेस्ट करना है स्टैटिक के रिवीजन में, इसको इन्वेस्ट करना है आपके ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में,
आपके मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करने में एंड करंट अफेयर्स को पढ़ने में। अभी टेस्ट सीरीज मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर डेली बेसिस पर जो मेरी क्लास होती है मैं उनका नोटिफिकेशन यहाँ पर डाल देता हूँ, तो आप वो अटेंड कर सकते हो। मैं इस टाइम पॉलिटी और ज्योग्राफी कवर करवा रहा हूँ, तो पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आप मिलकर मेरे साथ कर सकते हो। डेली बेसिस पर पॉलिटी ज्योग्राफी कवर करते रहोगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, टेस्ट लगाने की कोई नीड भी फील नहीं होगी आपको। तो स्टैटिक सिलेबस का रिवीजन भी करवा रहा हूँ, उसके साथ साथ टेस्ट लगाने की कोई नीड भी नहीं होगी, आप प्रैक्टिस करते चलोगे। करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हमें, और हमें मेंस जो है उसको प्रिपेयर करते चलना है। ऑलराइट, अब अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैंने आपको सारा का सारा तरीका बता दिया। अगर आप बैचेस में इनरोल करके तैयारी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सके, मेंस लिखने का मौका मिलेगा तो आप मेंस अच्छे से क्वालिफाई कर सके, तो नया बैच कल से मंडे से स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और सीसैट एथिक्स की क्लासेस और पॉलिटी की क्लासेस, उनसे वो बैच जो है स्टार्ट हो रहा है वो आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे यूपीएससी टॉपर्स हब की, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे बैचेस जो है वो दिख जाएंगे। तो कॉम्बो बैचेस भी हैं जिसमें मेंटोरशिप और फाउंडेशन बैच हमने कंबाइन कर दिया है। मेंटोरशिप के साथ साथ ऑप्शनल का भी बैच है, तो फाउंडेशन और पीएसआईआर ऑप्शनल उसको कंबाइन कर दिया। इसके साथ साथ मेंटोरशिप और पीएसआईआर ऑप्शनल इन्हें कंबाइन कर दिया, तो कॉम्बो बैचेस भी है। कॉम्बो बैचेस के अलावा हमारे इंडिविजुअल बैचेस भी है। 16 तारीख से, जैसे मैंने आपको बताया, कल से बैच शुरू हो रहा है फाउंडेशन। पीएसआईआर ऑप्शनल के बैचेस जो है 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे। और मेंटोरशिप, जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं उसी दिन से मेंटोरशिप आपकी शुरू हो जाती है। आपको गाइड किया जाता है कैसे आप अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको वीकली टारगेट्स मिलते हैं, वीकली टारगेट के साथ साथ आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, और आंसर राइटिंग आपसे करवाई जाती है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो मेंटोरशिप में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। किसी भी बैच में इनरोल करना हो, बैच पर जाइए, डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में बैचेस अवेलेबल है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इनरोल करने के लिए पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो साइन अप पर जाकर आप अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद यू कैन परस्यू योर प्रिपरेशन विद अस। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में जाकर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, आप एक मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आपको बैचेस की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। खुद को कमजोर मत समझिए, ये मत समझिए कि इस बार अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप डिजर्विंग नहीं है या आपने उतनी मेहनत नहीं की। डोंट लेट एनीबडी एल्स जज यू बेस्ड ऑन दिस। कोई क्या कहता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद ये अंदाजा होना चाहिए कि आपने कितनी मेहनत की है, और अगर मेहनत की है तो इस बार नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप उस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। मीनवाइल जितने और प्रीलिम्स के एग्जाम आ रहे हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम आ रहे हैं, उनको भी अटेम्प्ट कीजिए। वो भी आपको कॉन्फिडेंस और कैसे क्वेश्चन पेपर को प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में बैठ के अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे उसे हैंडल किया जाता है, वो सारी चीजें समझाएंगे, सिखाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।